आज के क्लास में हम लोग आनुवांशिक रूपांतरित जीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आनुवांशिक रूप से जब जीन में कुछ रूपांतरित, कुछ मॉडिफाइड किया जाता है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ऐसे तो GMO के बारे में हम लोग उसके पिछले चैप्टर में भी चर्चा हम लोग किए थे। यहाँ पे हम लोग उसके बारे में और चर्चा हम लोग विस्तार से करने वाले हैं। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक एवं जंतु जिनके जीन में हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए गए हैं। तो देखो हम लोग क्या किए हैं, तो पौधे हो या जीवाणु हो या कवक हो या कोई भी जंतु हो, इसके जीन में हम लोग मैनिपुलेशन किए हैं, मतलब इसमें चेंजिंग लाए। ठीक है, ये हम लोग क्या किए, इसमें चेंजिंग लाए है। ये आनुवांशिकता रूपांतरित जीव कहलाता है। तो ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिकता रूपांतरित जीव के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हम लोग ला दिए हैं, मॉडिफाइड कर दिए इसका आनुवांशिकता में, तो उसी को हम लोग GMO के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ये कहीं कहीं पर पूछा भी जाता है GMO के बारे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। रूपांतरित जीव का व्यवहार कई बातों पर निर्भर करता है। जो रूपांतरित जीव होते हैं उनका जो व्यवहार होता है कई सारे बातों पर निर्भर करते हैं कि वो परपोषी पौधे के है, जंतु है, जीवाणु के प्रकृति, खाद्य जाल और स्थानांतरित जीन की प्रकृति। ये सब अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है, परपोषी पर, जंतुओं पे, जंतु बोले या कोई जीवाणु बोले, या खाद्य जाल जो खाद्य श्रृंखला होता है उस पर, या स्थानांतरित जीन के प्रकृति पर डिपेंड करता है कि उस जीव का किस प्रकार से व्यवहार देखने को मिलेगा। आनुवांशिकता रूपांतरित जीवों में आनुवांशिकता संशोधित फसलों की विशेष भूमिका होती है। तो ये ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि आज की डेट में फसलों में परिवर्तन लाया गया है। आनुवांशिक रूपांतरित जीव बोला जाता है फसल को भी, इसलिए फसल में भी बहुत सारे परिवर्तन लाया गया है। आनुवांशिकता संशोधित फसल वह कहलाता है जिसमें ट्रांसजीन होते हैं, मतलब बाहर से जो कोई जीन डालकर उसमें कुछ सुधार लाया गया है, उसी प्रकार के फसल को हम लोग संशोधित फसल कहते हैं। ट्रांसजेनिक फसलों को आनुवांशिकता संशोधित फसल भी कहा जाता है। ट्रांसजेनिक पौधे का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। ट्रांसजेनिक मतलब वही है कि उसके जो जीन है, उसके जीन में कुछ परिवर्तन ला दिया गया है, कुछ सुधार ला दिया गया है। अब ये ट्रांसजेनिक पौधे का उपयोग निम्न प्रकार से होते हैं। रासायनिक कीटनाशकों तथा पीड़कनाशकों पर निर्भरता कम करना। अब देखो, अब आज के डेट में कीटनाशक हो या पीड़कनाशक हो, ये हम लोग क्या करते थे, रासायनिक पदार्थ का यूज करके उसको ख़त्म करने में, उसको मारने में मदद करता था। इससे क्या होता था, इससे हम लोग को देखने को मिलता था कि मिट्टी दूषित हो जाता था, आसपास के जो पोखर वगैरह होता था उसका पानी दूषित हो जाता था, इसके कारण जो हम लोग कीटनाशक का प्रयोग करते थे। लेकिन अगर हम उसको ट्रांसजेनिक पौधे बना दिए, मतलब उसमें ऐसा क्षमता ला दिए, ये सबसे लड़ने का क्षमता खुद उसमें विकसित हो गया, तो इस सब चीज़ों का अब जरूरत नहीं है। यह है भी तो बहुत कम मात्रा में हो गया है पहले की अपेक्षा। चलिए, तो आगे दिया हुआ है, ऐसी फसल का उत्पादन जिसमें ठंडा, सूखा, लवण, ताप सहन करने की क्षमता हो। अब देखो, ट्रांसजेनिक फसलों का ये भी गुण बोल सकते हैं, इसमें ऐसा गुण ला दिया गया कि ये किसी चीज़ को भी सहन कर सकता है, ठंडे को सहन कर सकता है, सूखा को सहन कर सकता है, लवणीय मिट्टी को सहन कर सकता है, ज़्यादा तापमान भी बढ़ता है तो उसको भी ये सहन कर सकता है। खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि से क्या हुआ है, खाद्य पदार्थों के जो पोषण स्तर है उसमें वृद्धि हो गया है। इसके सुधार से ऑब्वियस है कि अब फसल ज़्यादा मात्रा में होगा, खाद्य उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होगा। तो जब खाद्य उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होगा तो ऑब्वियस है कि जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो खाद्य पदार्थों में सुधार आ जाएगा। ठीक है, उसके पोषण में वृद्धि हो गया, हम लोग को जो खाने का सामान मिलता है वो आसानी से मिलने लगा है, इसलिए जनसंख्या बढ़ते गया है, हम लोग को भी पता है। उदाहरण तो चावल के दानों में विटामिन ए का स्थानांतरित कर, अब देखो चावल के दाना जो होता था उसमें कोई विटामिन नहीं होता था, लेकिन अब इसमें क्या किया गया है,
विटामिन ए को स्थानांतरित कर दिया गया है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए को स्थानांतरित कर दिया गया है। ये कौन सा चावल में? तो गोल्डन राइस चावल में। किसमें है? गोल्डन राइस चावल में ये विटामिन ए को स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इसमें विटामिन ए बी की क्षमता भी देखने को मिलता है। 2005 में विकसित गोल्डन राइस में 2 ओरिजिनल वैरायटी से 30 गुना ज़्यादा बीटा कैरोटीन उत्पादन करने की क्षमता ला दिया गया। तो पहले जो क्षमता था उसका उत्पादन का गोल्डन राइस में, अब 2005 में इसको विकसित करके पहले से 23 गुना ज़्यादा इसका उत्पादन क्षमता बढ़ गया है। पहले से इसका 23 गुना उत्पादन क्षमता बढ़ गया है। किसमें? तो गोल्डन राइस में। इस बात को ध्यान में रखना है। पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। पौधों द्वारा जो खनिज उपयोग क्षमता होता था उसमें वृद्धि देखने को मिल रहा है। खनिज पदार्थ का उपयोग ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं मिट्टी से। इसके द्वारा मिट्टी के शीघ्र उर्वरकता समाप्त होने पर रोक लगाई जा सकती है। अब देखो इससे क्या हुआ है कि अब उर्वरकता जो मिट्टी का होता है वो कम खर्च होता है, कम समाप्त होता है। पहले क्या होता था कि मिट्टी का उर्वरकता, फसल लगाने से मिट्टी का उर्वरकता खत्म हो जाता था, लेकिन अभी के डेट में वो क्या हो चुका है? कम हो चुका है। कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकता है। इसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं? जो कटाई के तहत काटने के बाद देखते हैं आसानी से क्या होता है, उसका जो बीज होता है आसानी से झड़ जाता है, झड़ के गिर जाता है, तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसमें भी हम लोग सुधार ला सकते हैं। कटाने के बाद उसका नुकसान कम मात्रा में, मतलब वो जो टूट के गिरता है वो उतना कमजोर ना होगी, टूट के तुरंत गिर जाए। ट्रांसजेनिक फसलों से जो खाद्य सामग्री प्राप्त की जाती है उसे आनुवंशिकता संशोधित खाद्य भी कहा जाता है। तो आप देखो जो ट्रांसजेनिक फसल का आज के डेट में जो निर्माण कर दिया गया है, जब इससे हम लोग खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं, खाद्य सामग्री मतलब क्या? खाने वाला सामान जो प्राप्त करते हैं, तो ऐसे फूड को, ऐसे खाने वाले सामान को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता संशोधित खाद्य के नाम से जानते हैं। आनुवंशिकता संशोधित खाद्य के नाम से हम लोग जानते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कहा जाता है। आनुवंशिकता रूपांतरित जीवों का उपयोग उद्योगों में वसा, ईंधन, भेषजीय पदार्थ की आपूर्ति के लिए किया जाता है। अब इसका ये जो आनुवंशिकता ट्रांसजेनिक फसल है, इसका उपयोग उद्योग में भी ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। वसा का निर्माण करने में, ईंधन का निर्माण करने में, भेषजीय पदार्थ जो होता है उसका इस्तेमाल करने में, तो ये सब चीज़ों में क्या हो चुका है? इसका मात्रा बढ़ चुका है और ज़्यादा मात्रा में सबका उपयोग किया जा रहा है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों से पीड़क प्रतिरोधक फसलों का उत्पादन प्रमुख है। तो आज के डेट में ये चीज़ें देखा जा रहा है कि जो कृषि के क्षेत्र में जो पीड़क प्रतिरोधी फसल का निर्माण कर दिया गया है, पीड़कों से लड़ने की क्षमता उसमें खुद क्रिएट हो चुका है, कीट मकोड़ों से लड़ने की क्षमता उसमें खुद से आ चुका है। उसके लिए कोई बाहर से कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की फसलों के उत्पादन से पीड़कनाशकों के प्रयोग में कमी आई है और जो पीड़कनाशक हम लोग यूज करते हैं, जो पहले मार्केट में मिलता था कि दवा छिड़क दो तो क्या होगा? कीड़ा मकोड़ा से पेड़ पौधा बचेगा, लेकिन अब इसका ज़रूरत नहीं है। इसलिए पेड़ पौधा में खुद ऐसा गुण आ चुका है जो उससे लड़ सके, उसके ख़त्म कर सके। पीड़क प्रतिरोधी फसलों के उत्पादन में बैसिलस थ्यूरिंजिएन्सिस नामक जीवाणु का अहम भूमिका है। इस जीवाणु से एक जीव विष प्राप्त किया जाता है, उसे संपेक्ष बीटा कहा जाता है। यह टॉक्सिन जीवाणु से कोलोनीकृत होकर पौधे में अभिव्यक्त होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधक, वही चीज़ लिखा हुआ है। इसको जब जिस पौधे में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिस पौधे के ये इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिस पौधे में ये जीन आ जाता है, वही जीन की मदद से कीटों को क्या करता है? उसका प्रति ये प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। उसको जैसे ही खाएगा वो खाकर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इस कारण रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ रही। अब वही जो मार्केट में पहले रासायनिक कीटनाशक मिलता था उसका उपयोग अब करने की ज़रूरत नहीं है। बीटा का प्रयोग कर बायोपेस्टिसाइड का उत्पादन किया जा रहा है। उदाहरण के लिए बीटा कपास, टमाटर, मक्का, आलू, सोयाबीन, धान आदि में सबका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं
कि ये सब चीज़ें क्या है कि लड़ने की क्षमता उसमें पहले से ही क्रिएट हो जाता है। कोई भी कीट मकोड़ा उस पर बैठेगा तो उसको खराब करने की कोशिश करेगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बीटा कपास के बारे में पढ़ते हैं। बीटी कपास, बीटा कपास नहीं, बीटी कपास। जीवाणु बेसिलस यूरिनजीएंसिस के कुछ स्टेन एक विशेष प्रोटीन बनाते हैं। देखो जीवाणु किसका, तो जीवाणु बेसिलस का बात हो रहा है। जीवाणु बेसिलस यूरिनजीएंसिस के कुछ स्टेन एक विशेष प्रकार के, इसका कोई एक स्टेन होता है, मतलब हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि जो भी जीवाणु होता है तो अपना अलग अलग स्टेन तैयार करते रहता है। वो अलग अलग स्टेन का काम भी अलग अलग जीवाणु का वो अलग अलग काम में आ जाता है। मतलब वो अलग अलग जीवाणु का बोल सकते हैं कि वो अलग प्रकार के उसी का रहता है, लेकिन वो अलग प्रकार के काम करना शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से ये एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को क्या करता है, स्रावित करता है, विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, जो खास प्रकार के कीटों को मार देता है। जो ये क्या करता है, ये खास प्रकार के कीटों को ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जो प्रोटीन इससे बनता है, ये जो जीवाणु से जो प्रोटीन बनता है, ये खास प्रकार के कीटों को मारता है। इस जीव विष प्रभाव के कीट समुदाय के विभिन्न वर्गों जैसे लेपिडाइपेट्रॉन जो सैनिक कीड़ा बोला जाता है, तंबाकू के कलिका कीड़ा, कोलीपेट्रॉन जो भृंग वगैरह होता है, डाइपेट्रॉन जो मक्खी या मच्छर होता है, ये सब मच्छर पे होता है। तो बेसिलस यूरिनजेंसिस द्वारा उत्पादित कीटनाशक प्रोटीन जीवाणु के जीवन में विशेष अवस्था में बनता है और यह प्रोटीन अवक्षेप या क्रिस्टल के रूप में बनाता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि ये विभिन्न समुदाय को क्या करता है, प्रभावित करता है, खत्म करता है, ये जो विष उत्पन्न करता है। क्योंकि अभी नाम भी दिया हुआ है, सैनिक कीड़ा, तंबाकू, भृंग जो होता है, मक्खी होता है, मच्छर होता है, तो ये सबको ये खत्म करता है। और ये जो विष निकलता है, याद रखना, वो प्रोटीन निकलता है और ये सब चीज़ को खत्म करता है। और ये प्रोटीन किससे निकलता है, तो जीवाणु बेसिलस यूरिनजेंसिस में से निकलता है। यद्यपि कीटनाशक प्रोटीन जीवाणु के द्वारा बनाया जाता है, कीटनाशक प्रोटीन बनाया जा रहा है जीवाणु के द्वारा। वैसे कि ये कीटनाशक है, कीटों को मारने का काम कर रहा है, जो कि प्रोटीन के द्वारा बनाया जाए, परंतु इस विष के कारण जीवाणु की मृत्यु नहीं होती है। लेकिन इस बात को भी ध्यान नहीं, ये तो खुद बनाता है, तो वैसे कि इसका मृत्यु नहीं होगा, तो इस जीवाणु का मृत्यु नहीं होगा। इसका कारण यह है कि बीटी जीव विष प्रोटीन जब तक जीवाणु में रहता है वह निष्क्रिय प्रकृति। अब देखो कि अभी एक और चीज़ लिखा हुआ है, अगर ये ऐसा, इसमें क्या है कि ये खुद तो बना रहा है, ये प्रोटीन बना रहा है, जो कि दूसरे कीटों को क्या कर दे रहा है, मार दे रहा है। दूसरे कीटों को क्या कर दे रहा है, मार दे रहा है। अब ये दूसरे कीटों को मार दे रहा है, तो ये अपने आप को क्यों नहीं मार पा रहा है? तो ऑब्वियस है कि इसमें क्या होता है कि जब तक इसके शरीर में रहेगा वो प्रोटीन, वो क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है। निष्क्रिय मतलब कोई काम नहीं करता है। जब उसके शरीर से बाहर निकलता है तभी जाकर वो सक्रिय होता है, लेकिन जब तक उसके शरीर में रहेगा वो निष्क्रिय रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। विष के क्रिस्टल आंत में क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सक्रिय कब होता है, किसी के शरीर के अंदर, किसी के आंत के अंदर जब क्षारीय रूप में जाता है तो उसमें पीएच का घुलनशील होकर उसमें घुल जाता है। घुलने के बाद ये क्या होता है, विष एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। यह विष कीट मध्य आंत के उपकलीय कोशिकाओं की सतह से बंध कर उसे छिद्रित कर देते हैं और इन छिद्रों के कारण उपकलीय कोशिकाएं फूलकर फट जाते हैं, जिसके कारण कीट की मृत्यु हो जाती है। अब कीट की मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है कि कीट जो होता है उसके ये आंत में पहुंच जाता है। आंत में उपकलीय एक कोशिका होता है, उसके आंत में वही कोशिका में वो घुस जाता है, उसके छिद्र से अंदर चला जाता है और वही कोशिका फूल के फूट जाता है, फूट के, और उसे फूटने के कारण कीट का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, कीट मर जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी की विधि द्वारा बीटी जीन के कपास अन्य फसलों के समाविष्ट किया जा गया है। चूँकि बीटी जीन कीट समूह विशिष्ट होते हैं, इसलिए जीन का चुनाव फसल और निर्धारित कीट, अब देखो वही चीज़ लिखा हुआ है,
तो बीटी जो यहाँ पे ये जो प्रोटीन निकलता है, इस प्रोटीन का यूज कहाँ पे किया जाता था? कपास के पौधों में इसको संश्लेषित कर दिया गया है, भेज दिया गया है, जिससे ये उसमें उत्पन्न हो गया है। और उत्पन्न होकर किसी को अगर वो पर कीट वगैरह बैठेगा तो उसको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। जैसे यहाँ पर कॉटन का कपड़ा दे सकते हो, अगर इस पर किसी प्रकार के कीट मकोड़ा आकर बैठता है तो वही प्रोटीन क्या होगा? उसके शरीर में चला जाएगा, शरीर में जाने के बाद वो उसको नष्ट कर देगा। आगे लिखा हुआ बीटी कॉक्सिन एक विशेष जीन द्वारा कूटबद्ध होती है। इस जीन को क्राई कहते हैं। तो ये एक विशेष कूटबद्ध द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, जिसको क्राई कहते हैं। क्राई जीन इस प्रकार होते हैं जैसे क्राई IAC। अब ये जो जीन होता है ये अलग अलग प्रकार का जीन का नाम दिया हुआ है। क्राई IAB यह प्रोटीन जीन कपास के फसल के मुकुल कृमि से बचाते हैं। तो वही है, कोई भी कृमि वगैरह कीट मकोड़ा जो होता है उससे ये बचाता है। तो क्राई IAB मक्के के फसल को मक्का के छेदक से बचाता है। तो क्राई IAB ये मक्का के छेदक होने से, मक्का में जो छेद वगैरह हो जाता है उससे भी ये बचाने का काम कर सकता है। ये कॉटन के पौधा को दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका कोई भी कीट मकोड़ा अगर बैठेगा तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आगे जो पढ़ना है पीड़क प्रतिरोधी पौधे। पीड़क प्रतिरोधी पौधे मतलब कोई भी पीड़क कीटों को मारने वाला जो पौधा होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये जीन का हस्तांतरण के कारण ही ऐसा हो पाया है, अपने आप नहीं हुआ है। तो फसलों को कीटों के अतिरिक्त कवक या सूत्रकृमि से सबसे अधिक नुकसान होता है। देखो, फसल से कीट से ही नुकसान नहीं होता है। फसल को बहुत सारे उसको कवक लग जाते हैं, उससे खराबी हो जाती है, या कृमि जो आता है, कीड़ा आता है, उससे खराब हो जाता है। तो सूत्रकृमि मिलवाडे गाइन इनको गेनेसिया तंबाकू के जड़ों को संक्रमित कर पैदावार बहुत कम कर देती है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ सूत्रकृमि के बारे में कुछ नाम लिखा हुआ है जो कृमि होता है, और ये तंबाकू के जड़ों को क्या करता है? संक्रमित करके उसके नष्ट कर देता है, उसको उत्पादन में बहुत कमी ला देता है। सूत्रकृमि के बारे में दिया है। सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो वही सूत्रकृमि के संक्रमण को अगर रोकना चाहते हैं तो उसके लिए जैव प्रौद्योगिकी विधि का प्रयोग किया जा रहा है। यह RNA अंतरक्षेप पर आधारित होता है। ये कैसे काम करता है? तो RNA अंतरक्षेप पर आधारित होता है। RNA अंतरक्षेप यूकेरियोटिक जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। ये यूकेरियोटिक कोशिका के लिए होता है। प्रोकैरियोटिक जो पुराना वाला कोशिका होता है उसमें नहीं, ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं को सुरक्षित रखने का एक विधि है। यह विधि इस बात पर आधारित है कि विशिष्ट दूत RNA पूरक द्विसूत्री RNA से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है। फिर वर्धित मतलब उससे जुड़ने के बाद निष्क्रिय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूत RNA स्थानांतरण को रोकता है। और इस द्विसूत्रीय RNA का स्रोत कौन है? इसका स्रोत संक्रमण करने वाले वायरस में पाए जाने वाले RNA के जीनोम या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिन्हें ट्रांसपोजॉन कहते हैं वे होते हैं। और ये ट्रांसपोजॉन मध्यवर्ती RNA के माध्यम से रेप्लिकेट करते हैं। तो इसे लिखा हुआ है कि ये RNA के द्वारा स्थापित होता है और उसको ये उसमें जो आने वाले वायरस वगैरह होता है, जो भी संक्रमित चीज होता है, उसको ये नष्ट करता है। एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का उपयोग कर निमेटोन स्पेसिफिक जीन को परपोषी पौधे में हस्तांतरित किया जाता है। और DNA का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि वे परपोषी कोशिकाओं में सेम एवं एंटी सेम RNA का निर्माण कर सके। और RNA एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए द्विसूत्रीय RNA का निर्माण होता है, जिससे RNAi का प्रारंभ होता है। और इस प्रकार लिमेटोन के विशिष्ट दूत RNA को नष्ट हो जाता है। वही चीज लिखा हुआ है कि एग्रोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका जीन स्थानांतरित किया जाता है पौधे में, उस पौधों में जिसको बचाना है किससे? कृमि से, कवक से, उनके शरीर में हस्तांतरित किया जाता है ये एग्रोबैक्टीरिया के तहत, और ये सुरक्षा करता है उसके शरीर में जाकर।
आगे है चिकित्सा तत्व एवं मानव स्वास्थ्य के जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। हॉस्पिटलों में बोल सकते हैं या मानव हेल्थ के लिए, मनुष्य के हेल्थ के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये स्पेसिफिक सिर्फ किसके लिए, तो मनुष्य के लिए या हॉस्पिटलों वगैरह में जो इस्तेमाल किया जाता है। विगत कुछ वर्षों में रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी ने औषधि एवं स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तकनीक का उपयोग कर सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का अधिक मात्रा में उत्पादन संभव हो पाया है। तो ये तकनीक बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके औषधि का निर्माण ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि जिन औषधियों का उत्पादन मानव स्रोतों के अलावा किया गया उनका अनुवांछीय प्रतिरक्षात्मक प्रभाव होता है और वर्तमान में 30 से अधिक रिकॉम्बिनेंट चिकित्सीय औषधियाँ विश्व स्तर पर स्वीकृत हो चुका है, जिसमें 12 औषधियाँ भारत में विनिर्मित की जा रही है। उसमें से 12 भारत का ही है, इस बात को मतलब भारत में लाया जा रहा है। और कुछ उत्पाद जहाँ जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उपलब्धियाँ हासिल की गई है, निर्मित है। तो देखो क्या क्या चीज़ें बना दिया गया है जो इंसान के लिए फायदेमंद है। जैसे आनुवंशिक द्वारा इंसुलिन का निर्माण कर दिया गया। अब ऐसे इंसुलिन के निर्माण से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन का कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। अब इंसुलिन जब बना दिया गया है मार्केट में, तो किसी को अगर मधुमेह रोग होता है तो उसको इंसुलिन बाहर से मार्केट से खरीद कर इंजेक्ट किया जाता है उसके शरीर में, जिससे उसे कोई दिक्कतें नहीं आती है। अदरवाइज अगर इंसुलिन का कमी होगा तो मधुमेह रोग देखने को मिलेगा। इंसुलिन का उपयोग मधुमेह के उपचार के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला में इंसुलिन जीन के कृत्रिम संश्लेषण किया जाता है। तो वैसे लिखा हुआ है, इसको कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इस संश्लेषित जीन को इस इचेरेस्चिया कोली जीवाणु के प्लाज्मिड में जोड़कर ह्यूमस इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। एक जीवाणु का नाम दिया हुआ है इचेरेस्चिया कोली जीवाणु, प्लाज्मिड में को जोड़कर ह्यूमस इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त इंसुलिन से मनुष्य में एलर्जी संबंधित प्रतिक्रियाएं नहीं होती है। तो देखो जब ये सूक्ष्म जीव से निर्माण किया जा रहा है इंसुलिन का, तो जब मनुष्य में इसको शरीर में भेजा जाता है तो किसी प्रकार की एलर्जी देखने को नहीं मिलता है, किसी प्रकार मतलब दिक्कतें देखने को नहीं मिलता। पूर्व में देखा गया कि मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले इंसुलिन जानवरों खासकर सुअरों को मारकर उनमें अग्नाशय से निकाला जाता था तथा मधुमेह रोगी द्वारा इंसुलिन का उपयोग रोगी की एलर्जी हो जाती थी। अब देखो पहले शुरुआत में क्या था कि इंसुलिन तो बनाया जा रहा था, लेकिन किससे, जानवरों को मारकर। आखिर किस प्रकार के जानवर को, सुअर के जो चर्बी होता है उससे निकाल कर इंसुलिन बनाया जा रहा था। लेकिन जब इंसान के शरीर में भेजा जा रहा था तो मनुष्य में ये देखने को मिला था उसको एलर्जी का बीमारी हो जा रहा था, एलर्जी का दिक्कतें आ जा रहा था। लेकिन अभी जो बनाया जा रहा है सूक्ष्म जीवों से, उसमें किसी प्रकार की एलर्जी देखने को नहीं मिलता है। अग्नाशय के अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। यदि कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का निर्माण बंद कर दे तब मनुष्य को मधुमेह बीमारी हो जाता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर कोई पूछेगा कि इंसुलिन कहाँ पे बनता है, तो इंसुलिन कहाँ पे बनता है, तो अग्नाशय में बनता है। अग्नाशय किस कोशिका में, बीटा कोशिका में बनता है। अग्नाशय किस कोशिका में बनता है, बीटा कोशिका में बनता है। तो थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि इंसुलिन के बारे में, थोड़ा सा डॉट करके या पहले इंसुलिन हेडिंग डाल लेना है सभी को, इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा लिख लेना है। इंसुलिन हेडिंग डाल के उसमें डॉट करके लिखना है कि इंसुलिन का निर्माण मानव शरीर में, इंसुलिन का निर्माण मानव शरीर में अग्नाशय में होता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका में होता है, ऐसे लिखना है, अग्नाशय के बीटा कोशिका में होता है। ठीक है, इतना जरूरी था इसलिए लिखवा दिया, अग्नाशय के बीटा कोशिका में होता है। और देखो जब शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा उस केस में जो बीमारी होता है इंसान को, मनुष्य को, कौन सा बीमारी होता है, तो मधुमेह बीमारी होता है। इंसुलिन एक प्रोटीन है। तो इंसुलिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है।
श्रृंखला ए एवं श्रृंखला बी, श्रृंखला ए में 21 अमीनो अम्ल तथा श्रृंखला बी में कितना होता है 30 अमीनो अम्ल होते हैं। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंधों द्वारा क्या होता है जुड़ी होती है। डाइसल्फाइड बंधों द्वारा ये क्या होता है दोनों जुड़ा हुआ रहता है। जो दो अमीनो अम्ल दो दिया है 21 अमीनो अम्ल और एक में 30 अमीनो अम्ल। श्रृंखला ए और श्रृंखला बी का जो देखने को मिलता है प्रोटीन। मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन पार्क हार्मोन संश्लेषित होता है। तो देखो बात यहाँ पर किया जा रहा है कि स्तनधारी जितना भी जीव होते हैं, स्तनधारी जीव जितना भी होता है सब में क्या होता है इंसुलिन का निर्माण होता है। ठीक है, स्तनधारी जीव उसको कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग स्तनधारी जीव कहते हैं, ये जिनके शरीर पर बाल रहते हैं। ठीक, तो हम लोग जितना भी स्तनधारी जीव है वो भी क्या करते हैं कि इंसुलिन का निर्माण करते हैं। इसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे सी पेप्टाइड कहा जाता है, लेकिन बाकी जितना है जो हार्मोन का ये निर्माण करते हैं इंसुलिन हार्मोन का, उसमें सी पेप्टाइड देखने को मिलता है। यह सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है, जो तैयार हो जाता है उसमें ये सी पेप्टाइड नहीं देखने को मिलता है। इस परिपक्वता के दौरान यह इंसुलिन से अलग हो जाते हैं और पार्क एंजाइम की तरह पार्क हार्मोन पूर्ण परिपक्व एवं क्रियाशील बनने के लिए संसाधित होने की आवश्यकता पड़ती है, मतलब उसको तैयार होने की आवश्यकता पड़ती है। बात किया जा रहा है 1970 के जीव वैज्ञानिकों ने रिकम्बिनेट डीएनए के तकनीक का प्रयोग कर इंसुलिन उत्पादन प्रारंभ किया। ये 1970 का ही बात है। उसी टाइम रिकम्बिनेट डीएनए का प्रयोग करके इंसुलिन बनाना लोग शुरू किए। उन्होंने उस डीएनए के खंड को अलग किया जो इंसुलिन कोड करता है। जो इंसुलिन का कोड करता है उस डीएनए के खंड को अलग किया गया और इसी जीन को ई कोली के प्लाज्मिड में प्रवेश कराया गया। तो ई कोली जो यहाँ पर जीवाणु से पढ़ रहे थे उसी में क्या किया गया, इसको प्रवेश कराया गया, जिससे इंसुलिन का उत्पादन प्रारंभ हो गया, जिससे उसमें इंसुलिन बनने लगा। और 1883 में एक एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होती है। इन्हें ई कोलाइट के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन की श्रृंखला का उत्पादन शुरू किया। वही चीज़ यहाँ पर देखा गया कि इसको ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने के लिए इसको ई कोलाइट कोशिकाओं में क्या किया गया, प्रवेश कराया गया और ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन का निर्माण करना शुरू कर दिया गया। वैज्ञानिकों ने ए और बी श्रृंखला वाले को मिलाकर उसके साथ डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित करके मानव इंसुलिन का निर्माण कर दिया। जब ए और बी हम लोग को प्राप्त हो जा रहा था श्रृंखला, इसको आपस में जोड़ने का काम किया गया वैज्ञानिकों द्वारा और डाइसल्फाइड बंध द्वारा इसको जोड़कर इंसुलिन बनाया गया, मानव इंसुलिन का निर्माण कर दिया गया। अब अगर यहाँ से जाते भी है तो लंबा सा टॉपिक हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं कि अब जो है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 नंबर यहाँ से पढ़ना है इंटरफेरॉन के बारे में, फिर मानव वृद्धि हार्मोन के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग इंटरफेरॉन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मानव वृद्धि हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।